नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कार्यक्रम, बीजेपी मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सत्र आयोजित। उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। थोड़ी ही देर में शासकीय कार्य भी करेंगे सीएम धामी। अहम जानकारी, मुख्यमंत्री धामी का आज कई कार्यक्रम, थोड़ी देर में शासकीय कार्य में भी शामिल होंगे सीएम धामी। इस दौरान कार्य में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। इस सत्र में सीएम धामी भी शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थोड़ी ही देर में शासकीय कार्य में भी सीएम धामी शामिल होंगे। अहम जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम, प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यशराज, आज यहाँ पर शासकीय कार्य में सीएम धामी शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यदि कार्यक्रम की बात की जाए तो आज रविवार को, जबकि यदि बात करें तो देहरादून की, तो देहरादून के यदि ये मौसम की बात करें तो पहले मौसम देहरादून का काफी टिका हुआ है। काफी ठंड लगने लगी है, हवाएं भी काफी तेज चलती है और बारिश की संभावना भी लगती है। लेकिन इसी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने कार्यों से, अपने काम से लोगों के बीच जाने जाते हैं, लगातार लोगों के बीच अपने काम को जाते हैं। चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, चाहे कुछ भी रहे, कितनी भी आपदा क्यों ना है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना थके, बिना भूखे डटे अपने आदर्श पर बैठे और जनता की सेवा के लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। इसी को देखते हुए आज यदि कार्यक्रम की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 10:30 बजे का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने होटल रॉयल पैलेस में, जो सिनेमॉल इंदिरा में है देहरादून में, उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और वहीं पर वो भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में भी प्रतिभाग कर रहे हैं और उस प्रतिभाग में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इसके बाद यदि बात करें तो 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं उसको भी वो वहाँ पर सुन रहे हैं और मन की बात को सुनने के बाद ही वो वहाँ पर उसके दिशा में, उसके विषय में कुछ सोचते हैं और उसके बाद वो करते हैं। वहीं उसके बाद यदि बात करें तो लगभग 11:45 पर ये कार्यक्रम समाप्त हो गया और 12 बजे के आसपास में वो अपने आवास यानी कि स्वयं कार्यालय पहुंचेंगे और स्वयं कार्यालय में कुछ कार्य को निपटाएंगे। जहाँ से यदि बात करें, अभी चारधाम की आगामी यात्रा भी शुरू होने वाली है, 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य सभी विभागों से वर्चुअल माध्यम से वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो प्रतिभाग बैठक में वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो भी चारधाम की यात्रा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और पिछले बार की यात्रा में इस बार की यात्रा में जरूर अंतर होना चाहिए और स्पष्टता अंतर इस दृष्टिकोण से दिया जा रहा है कि यह अंतर यातायात की सुविधाओं को लेकर के है। इस अंतर को यदि देखा जाए तो अभी वैश्विक संकट भी देश में गहराते जा रहा है, जो गैस की किल्लत की भी बातें बगाहे उजागर हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विभागों को यह स्पष्ट आदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना किसी भी आए हुए श्रद्धालुओं को ना करना पड़े और वही चारधाम की यात्रा को लेकर की सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ पर परिवहन व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं के विषय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से भी वो मिलजुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही 13 अप्रैल तक ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी देहरादून आगमन होगा, जहाँ पर वो दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन करेंगे। तो इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो यह कार्य है, जो काम करने का जज्बा है, वो जरूर कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद पर स्थापित किया गया। ये तो
यदि बात करें तो यहाँ की जनता भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी है उनके कार्य को देखते हुए, क्योंकि वो जिस संकल्पबद्ध तरीके से काम करते हैं, चाहे वो आपातकाल हो, बाढ़ का समय हो या भूकंप का समय हो, हर जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं। और उस जगह पर वो, सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पर वो चले जाते हैं जहां पर घटनाएं घटित होती है और वहां पर जाके लोगों से मिलते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था देखते हैं और साथ ही साथ अधिकारियों से भी यह कहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित जगह मुहैया कराई जाए या सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यानी कि यशराज, धरातल पूरी तरीके से धरातल पर पूरी मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार यहाँ पर कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे। आपको बता दें, बीजेपी मंडल की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी करेंगे। थोड़ी ही देर में शासकीय कार्यक्रम में भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। वैश्विक पहल अर्थ ओवर के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर 1 घंटे तक गैर जरूरी लाइटें बंद कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अर्थ ओवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि यह हमें प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो ऐसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और ऊर्जा बचत को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। रूट के निरीक्षण, सड़क सुधार, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर मंच, पार्किंग, बैठने और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संभावित रूट पर चल रहे निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए। वहीं प्रशासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तैयारियों में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, रुद्रप्रयाग में 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू। अहम जानकारी, 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन 3.32 लाख के पार हो गया है। लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा केदारनाथ के यात्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और 60 मजदूरों की टीम काम कर रही है। 22 अप्रैल से केदारनाथ की यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले 3 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। 3,32,000 रजिस्ट्रेशन की संख्या पार हो चुकी है और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, यहाँ पर अगर हम बात करें, 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन 3 लाख से भी ज्यादा पार हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। वही 22 अप्रैल में केदारनाथ और 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और यदि बात करें तो इन धामों में सबसे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। अभी यदि बात करें तो हवाई सेवा की, तो हेली सेवा के रजिस्ट्रेशन की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हेली सेवा की भी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। और वहीं यदि बात करें तो मुख्य सचिव जो है, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, ये भी लगातार अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जिलाधिकारियों के साथ भी, खास करके रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी की यदि बात करें तो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और विकास मिश्रा, माफ कीजिएगा, और दूसरी बात निहारिका तोमर जो वहां की एसपी है रुद्रप्रयाग की, उनके माध्यम से वहां पर वो लगातार जा रही हैं, रुद्रप्रयाग पर जा रही हैं और केदारनाथ धाम में वो जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रही हैं। वहीं पर यदि बात की जाए कि लगातार अभी केदारनाथ में
में बर्फबारी भी हो रही है। 3 से 4 फीट बर्फ जमी हुई है केदारनाथ धाम कपाट में। वहीं पर केदारनाथ में यदि बात करें तो 7 पुलिसकर्मी हैं और 12 आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात होकर के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में पड़े बर्फों को भी हटाने का कार्य जारी हो चुका है। यदि बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग भी तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को कर चुका है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्थाओं का दौर जारी है। यदि बात करें तो जगह जगह शटल बना करके, जगह जगह पड़ाव बना करके उन व्यवस्थाओं पर डॉक्टर और नर्सों की तैनाती भी की जा रही है और छोटे छोटे चिकित्सालय की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर यदि बात की जाए पीने के स्वच्छ पानी की तो पीने के स्वच्छ पानी की भी वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। और यदि बात की जाए वहां पर सबसे बड़ी बात है जो पार्किंग की समस्या आती है, प्रत्येक साल पार्किंग की समस्या आती है, तो इस साल पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल को बनाया गया है, जहां पर एक एक पार्किंग स्थल में कम से कम हजारों की संख्या में गाड़ियों को खड़ी की जा सकती है। और यदि इस साल की ये बात करें जो अभी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी संकट है, गैस और पेट्रोल के किल्लत की जो बात गाहे बगाहे उठ खड़ी होती है, इसको लेकर भी कल ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की गैस की कोई भी किल्लत भारत में नहीं है। और खास करके यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी किसी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है। वहीं 4 धाम यात्री में जो श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए भी कोई समस्या नहीं बनेगी, वो आराम से जा सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट के जो भी मालिक है वो अपने खपत के अनुसार एजेंसी में जाकर के एक आवेदन देंगे और उन्हें उस तरीके से सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी चीजों को विराम लगाते हुए 4 धाम की यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन कमर कस चुकी है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि वो फिलहाल कभी जा सकते हैं केदारनाथ धाम में जा सकते हैं और व्यवस्थाओं का वो जायजा ले सकते हैं। जी यशराज, यानी कि पूरी तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से कर ली गई है और अब अंतिम समय रजिस्ट्रेशन भी यहां पर 3 लाख से पार हो चुका है। तैयारियां भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3,32,000 तक पहुंच चुका है और रजिस्ट्रेशन की संख्या और भी बढ़ सकती है। चलिए रुख करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, असम रवाना होंगे मंत्री गणेश जोशी। अहम जानकारी, असम दौरा, गणेश जोशी का चाय उत्पादन अध्ययन के लिए असम जाएंगे। गणेश जोशी का यह असम दौरा, कर्णप्रयाग के एमएलए अनिल नौटियाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी, सटल के विधायक महेश जीना भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यात्रा में चाय विकास बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। असम दौरा, गणेश जोशी का यहां पर चाय उत्पादन, नई तकनीकों का अध्ययन करते हुए इस दौरान नजर आएंगे। असम रवाना होंगे मंत्री गणेश जोशी, महत्वपूर्ण दौरा। इस दौरे में चाय उत्पादन के अध्ययन करते हुए मंत्री नजर आएंगे। बता दें उनके साथ कर्णप्रयाग के एमएलए अनिल नौटियाल भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ सल्ट के विधायक महेश जीना भी असम दौरे पर मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी मनीष यहाँ पर बता दें, माफ कीजिएगा, आपको बता दें मंत्री गणेश जोशी का यह असम दौरा, इस दौरान चाय उत्पादन, नई तकनीकों का अध्ययन करना इस दौरे का लक्ष्य रखा गया है। असम रवाना होंगे जल्द ही मंत्री गणेश जोशी, इस दौरान महत्वपूर्ण अध्ययन चाय उत्पादन पर करते हुए नजर आएंगे। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालु की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और यात्रा सुगम बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप के मुताबिक यात्रा मार्ग को 137 सेक्टर, 42 जोन और 15 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जहां पर अधिकारियों की लगातार निगरानी रहेगी। हर 10 किलोमीटर पर पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी, जिन्हें वायरलेस और फर्स्ट एड किट से लैस रखा जाएगा। इन सभी के साथ ही आपदा संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की विशेष तैनाती रहेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि कपाट खुलने के पहले यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपनी यात्रा शुरू कर सकें। देखिए, हमारी जो तैयारी जो है, जैसा आप अवगत होंगे कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा जब संपन्न हुई तो उसके बाद से हमारी शीतकालीन 6 धामों की यात्रा शुरू हो गई थी। तो हमारी व्यवस्था तो
अभी चली रही है और विशेषकर ग्रीष्मकालीन श्री धामों की यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनकी सुरक्षा और इनकी सुविधा हो और इनका जो ट्रैफिक जो है और जो वो धामों की जब यात्रा करे वो सुगम हो, सुरक्षित हो, ये रेंज पुलिस का अभी हमारा प्राइम उद्देश्य यही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरे समस्त यात्रा मार्गों को, जो कि आप टिहरी, पौड़ी और चमोली, उत्तरकाशी जनपद जो जहाँ पर विशेषकर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु श्री धामों की यात्रा करते हैं और टिहरी और पौड़ी जो ऐसे ज़िले हैं वहाँ से काफ़ी ये ट्रांजिट होता है। जो मैक्सिमम जो चार धाम रूट है ये इन्हीं ज़िलों में आता है। इसके लिए समस्त रूट को 137 सेक्टर्स में विगत पिछले साल हमने डिवाइड किया था। इस साल भी लगभग उतने ही हम 137 सेक्टर्स इसमें बना रहे हैं, जिसमें 42 जोन होंगे और 15 सुपर जोन होंगे। जो सुपर जोन जो होंगे उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गजेटेड ऑफिसर्स की होगी। घनसाली से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताते हुए कहा कि जनता पहले ही दोनों को चुनाव में नकार चुकी है। शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जिससे विपक्ष की जमीन कमजोर हो रही है। ये तो जाते रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहाँ आ जाते हैं। तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना दिया और वो जब 2012 में इस घनसाली की जनता ने उनको ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाया, तब वो क्यों चले गए थे? अब फिर जब चले गए थे तो फिर क्यों आए? इनका तो आना जाना बना है। इनका देखिए, जितने भी लोग गए हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे को सारी दुनिया जानती है। ये मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी धरोहर कोई अगर है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, जनता के विश्वास को बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। ये आना जाने वाला फेर जो है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आपको जो है 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? देहरादून में एसएसपी ने रायपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली के विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों को अपडेट रखने, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और हिस्ट्री शीटरों और वांछित अपराधियों पर कड़े निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को क्राइम डिटेक्शन किट और हथियारों के उपयोगों का नियमित अभ्यास करने पर भी जोर दिया। एसएसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, बैरक और भोजन व्यवस्था को बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड में गैस आपूर्ति को लेकर स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और डिलीवरी सुचारू रूप से जारी है। खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते कुछ समय के लिए दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन अब घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों को आपूर्ति सामान्य रूप से हो गई है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी नियमित रूप से गैस उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से अतिरिक्त गैस की मांग की जाएगी। बारे में अभी मैंने बताया कि हम लोगों ने निरंतर छापे डाले हैं। 4,700 से ज़्यादा छापे हम लोगों ने डाले हैं और इसमें 15 एफआईआर किए गए हैं, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। देहरादून के लाडूपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा करने वाले युवक की पुलिस कस्टडी में मौत से सनसनी फैल गई है। नशे में धुत युवक ने पहले पंप पर उत्पाद मचाया और पैसे देने से इनकार किया, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर चली गई, लेकिन कुछ ही देर में हवालात में उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं। अब ये घटना महज संयोग या कस्टडी में लापरवाही, इसकी जांच की मांग तेज हो गई है।
आज दिनांक 28 मार्च को लगभग 3:15 बजे 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। लाटपुर के पेट्रोल पंप के कर्मी द्वारा सूचना दी गई थी कि शराब पीकर एक व्यक्ति द्वारा हंगामा किया जा रहा है और उसके द्वारा पेट्रोल भराया गया है जिसके कि उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। इस सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति जो कि उसके द्वारा काफ़ी हंगामा किया जा रहा था उसको 185 MB एक्ट में थाने में लाते हुए उसको हवालात में दाखिल किया गया। काफ़ी उसके द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद निगरानी द्वारा जब चेक किया गया तो वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था और बेसुध पड़ा था। इस पर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उसको कोरोनेशन अस्पताल लाया गया जहां पर कि डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जो मजिस्ट्रियल जांच है और जो जुडिशियल जांच है उसके लिए भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में किया जाएगा और यदि जांच के दौरान किसी की भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित तो सोनिया बस्ती में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। वार्ड 42 में अवैध कब्जा के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होने पर निगम ने मुनादी कराकर लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। वहीं पार्षद कृतिका सिंह की शिकायत के बाद हुए निरीक्षण में स्थिति गंभीर पाई गई है। निगम ने लोगों से अपील की है कि वो स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाए ताकि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुत्तों के काटने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। रोजाना बड़ी संख्या में पीड़ित इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक प्रतिदिन करीब 35 से 40 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जिनका तुरंत टीकाकरण किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन इन मामलों में बढ़ने की एक ये बड़ी वजह है, जिसके चलते कुत्ते अधिक आक्रामक हो रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुत्ते के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। हर रोज दर्जनों पीड़ित इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना 35 से 40 कुत्ते के काटने के मामले आ रहे हैं और पीड़ितों को टीका लगाया जा रहा है। हमारे इमरजेंसी में डेली तकरीबन 35 से 40 केस डेली आ रहे हैं हमारे पास। पहले से तो बढ़ी है थोड़ा, मतलब जो फरवरी में था मार्च में थोड़ी बढ़ी हुई है इससे। इस सीजन में जैसे डॉग होते हैं उनकी मतलब कि वो प्रजनन की ये होती है ना, उसकी वजह से मतलब कि उनकी काटने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इस फरवरी मार्च महीने में थोड़ा ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं डॉग बाइट के। लोगों का हमारे पास सारे इंजेक्शन अवेलेबल है और सबको इंजेक्शन लग रहा है। कुत्ते के काटने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव बढ़ा दिया है। अस्पताल अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से नियमित आपूर्ति में रुकावट के कारण वे स्थानीय स्तर पर एंटी रेबीज टीके प्राप्त कर रहे हैं। अभी पिछले 3 महीने से हम लोगों को, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो स्टेट से डीजी स्तर से प्राप्त होती थी, लेकिन वो पिछले 3 महीने से सप्लाई जो है वो नहीं मिल पा रही है वहाँ से। तो डीजी स्तर से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम अपने लेवल पे इसका सप्लाई करते हैं, वहाँ पर सप्लाई करें। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो हमारा बजट लिमिट है उसके अंतर्गत इसकी परचेजिंग की जा रही थी और अभी तक हमने वहाँ पे उनको अपने CSC PSC पे लगातार सप्लाई बना करके रखी है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर टीकाकरण, आवारा कुत्तों का बेहतर प्रबंधन और वैक्सीन की निरंतर उपलब्धता संक्रमण को कम करने और जन सुरक्षा बेहतर बनाने में मददगार होंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।